Hello, hi, namaskar, Jai Jagannath. Welcome back to my channel, A New Hope. Those candidates who are preparing for any kind of PGT and TGT for all subjects like Eklavya Model Residential School Preparation or KVS or any state PGT TGT, they are going to appear for teaching aptitude, pedagogy and subject knowledge. Here for this video, I am coming with the teaching aptitude, the basics of teaching aptitude. Teaching aptitude and pedagogy itself is a vast subject, vast arena of study. So I am segregate the important part which is according to the syllabus, जो कि EMRS के syllabus के अनुसार है. वो भी सारे syllabus follow कर सकते हो आप. दोनों ही मीडियम में मैं आपके साथ बात करूंगी, इंग्लिश में, हिंदी में, क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेट का व्यूअर्स का मैसेज आता है कि मैडम प्लीज हिंदी मीडियम में कीजिए, इसलिए मैंने दोनों ही लैंग्वेज में बात करूंगी आपके साथ. प्लीज स्टे ट्यून टिल द लास्ट. एंड आज जो हम बात करेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे. उसके मॉडल क्वेश्चन में कौन से चीज को हमको ज्यादा फोकस करना है, इंपॉर्टेंस किसको देना है, वो सारे चीज हम डिटेल्स में इन डेप्थ में डिस्कशन करेंगे. प्लीज बियर विथ अस टिल द लास्ट. And I would like to request to all my dear friends and viewers, please to subscribe my channel, share and like the videos. For your encouragement, I would like to produce more videos for your information and for your preparation. Thank you. Please let us start the video. This video is related to the teaching pedagogy. This is the first series of teaching pedagogy and subject knowledge. It will continue till the end of the curriculum, till the end of the syllabus. So डोंट हेजिट, डोंट वरी अबाउट कि एक भी वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग पेडागोजी एंड एप्टीट्यूड एक बहुत ज़्यादा वास्ट एरिना है. इसीलिए वो सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि पीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट है, टीजीटी में है. हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे. इसके लिए थोड़ा सा सब्र कीजिए. और आज हम बात करेंगे सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के एक ही यूनिटी में, जो कि सारे चीज आपके कवर हो जाएंगे. सो जो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम कवर करेंगे वो दो ही चीज है टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी में. वो वन है नॉलेज ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि हमने प्रीवियस एक वीडियो में अपडेटेड की है. यदि आपको वो वीडियो देखना है तो आप प्लीज वो एनईपी के बारे में बहुत इन डेप्थ में डिस्कशन हुआ है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मॉडल क्वेश्चन वहां पर है. वो सारे चीजें आप, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर आप चाहते तो मेरा चैनल के होम पेज को जाकर आप देख सकते हो वहां पर. उसके बाद है पेडागोजिकल कंसर्न, जो हम अभी बात करेंगे, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के है. ओके, पेडागोजिकल कंसर्न में क्या है, जो कि मैं बर्डर जो पर्सपेक्टिव है अकॉर्डिंग टू EMRS सिलेबस और जो टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के अनुसार मैं उनको यूनिटी वाइज सेग्रेगेट कर दी हूँ. अभी हम एक एक यूनिटी कर कर कवर करेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा. क्योंकि शॉर्ट वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमको मेमोराइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. फर्स्ट यूनिटी में है करिकुलम, मीनिंग, principles, types of curriculum, organization and approaches. मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम होते हैं क्या, प्रिंसिपल क्या है करिकुलम को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, टाइप्स, कितने टाइप का करिकुलम है. ये जो सारे करिकुलम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 1 या 2 में हमने कवर किए उसके मॉडल क्वेश्चन के दौरान. तो आप इस ये जो वीडियो है ये है आपकी इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज. उसके बाद आप जो प्रैक्टिस करना चाहोगे वो वीडियो देखें और आप अपने ही आप प्रैक्टिस कीजिए. तो इट विल लाइक इवैल्यूएट योर नॉलेज एंड इवैल्यूएट योर मेमोराइजेशन प्रोसेस. देन फर्स्ट थिंग इज द मीनिंग, प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ करिकुलम, ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोचेस. देन सेकेंड यूनिट में है हमारी प्लानिंग, जो कि इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिटी प्लान एंड लेसन प्लान. देन थर्ड यूनिट में हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो, वर्कबुक्स हो, सप्लीमेंटरी मटेरियल हो, ऑडियो विजुअल एड्स हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो भी रिसोर्स है हम टीचिंग एड्स के लिए, वो सारी चीज यहाँ पर है. तो वो फोर्थ यूनिट में क्या है, लैबोरेटरी, जैसे कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आए तो लाइब्रेरी, जो कि बुक्स रिलेटेड हो, नोट्स रिलेटेड हो, मैगजीन्स हो, कोई न्यूज़पेपर्स हो, वो लाइब्रेरी में आ जाए. क्लब्स, म्यूजियम्स, कम्युनिटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आईटी के बारे में बहुत सारी चीजें, डिजिटल इंडिया के बारे में बताओ, कोई आईसीटी टेक्नोलॉजी जो कि हमारे टीचिंग एड एजुकेशनल सिस्टम के इंफॉर्मेशन के बारे में हो, कोई हमारी
जैसे कि अभी हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत फैमिलियर हो गया है, जिसके लिए ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, वो रिलेटेड चीज जो हो वो बारे में है फोर्थ यूनिट में। उसके बाद जो है इवाल्यूएशन टाइप्स, टूल्स। इवाल्यूएशन का टाइप्स कितने टाइप का होता है, इवाल्यूएशन टूल्स क्या क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है जो कि हम इवाल्यूएशन कर सकते हैं। बहुत टाइप का इवेल्युएशन होता है, उसका मैकेनिज्म सिर्फ एक ही नहीं है, डाइवर्सिफाइड मैकेनिज्म भी है जो कि टूल हम बता रहे हैं यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक गुड टेस्ट और गुड इवेल्युएशन, हम एक गुड टेस्ट, एक अच्छा वाला इवेल्युएशन, एक ट्रांसपेरेंट, वैलिडिटी एंड रिलायबल टेस्ट कैसे कर सकते हैं, इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं। देन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवेल्युएशन। इवेल्युएशन ऐसा नहीं कि आपके एग्जामिनेशन खत्म हो गया, आपका कोई मार्क जो सिक्योर किया है कैंडिडेट वो इवेल्युएशन होता है, नहीं, मेंटल प्रोसेस का भी इवेल्युएशन होता है, आपके आईक्यू का इवेल्युएशन होता है, आपकी बिहेवियर का इवेल्युएशन भी होता है। वो इवेल्युएशन एक कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन होता है। एग्जाम वन इज one among the evaluation process, exam is not all that of। then analysis 6 यूनिट में है आपकी analysis and interpretation of scholastic achievement test। ये जो टर्म है scholastic achievement test, ये एक अप्रोचेस है, एक थ्योरी है, वो हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट हमारा तो, और दूसरा यूनिट ये तो क्या, फर्स्ट बड़ा यूनिटी, उसके सब कंटेंट, उसके बाद है और एक यूनिटी वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट है करिकुलम, उसके बारे में सारे चीज, देन इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज, कंसेप्ट, टाइप्स, डिजाबिलिटी एज ए डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी। हम यहाँ पर ये जो सारे चीज डाले क्योंकि candidates are getting confused about the exact syllabus. Guys, I would like to request to all of you, please don't be confused with the syllabus. Download the information bulletin, I also give this link in my description box, please check and check all this syllabus content whichever I mention here is there. So don't get confused over all these things, don't बी प्रैक्टिकल एंड बी इंफॉर्मेशनल, बिकॉज आप बहुत सारे रिसोर्स में फॉलो करते हो, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो और दूसरे को भी कंफ्यूज करते हो। इसलिए मैं आपको एक सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी चीज़ आप फॉलो करो एक ही चीज़ में ध्यान दो। जैसे कि हमारे जो भी कैंडिडेट किसी भी एग्जाम के लिए फॉलो करा है, कोई जैसे कि हम न्यूज़पेपर की बात करें, हम न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए कवर करते हैं या कोई मैगजीन लेते हैं, इसलिए हम 10 12 या एक दो, कोई ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं लेना, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली बेसिस में पढ़ो, उसके ऊपर नोट बनाओ, वो देखिए आपको एक कंप्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच हो जाए, वो इंटीग्रेटिव हो जाएगा। लेकिन आपका जो रिसोर्सेज डाइवर्सिफाइड होता है, इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आप कोई क्लैरिटी नहीं होता है। इसीलिए कंसेप्ट और थियोरीज को क्लैरिटी करने के लिए जो भी रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी रिसोर्स, कोई भी बुक्स हो, कोई भी वीडियो, जो कुछ भी हो, आप एक ही रिसोर्स में फॉलो कीजिए। इसके बाद आपको क्या होगी, आप कंफ्यूज नहीं होगी, आप फोकस्ड रहोगे कि क्या आपको क्या क्या चीज कवर करना है, क्या क्या चीज लिव आउट करना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिवर्सिटीज, कंसेप्ट, टाइप्स, क्या क्या डाइवर्सिटी हो सकते हैं, जैसे कि रेशियल डाइवर्सिटी हो सकता है, जेंडर बेसिस का डाइवर्सिटी हो सकता है, फिजिकल बेसिस का डाइवर्सिटी जैसे कि डिजेबल होता है, वो हमारे डाइवर्सिटी का डायमेंशन में आ जाते हैं। वो हमको समझना है, उसका टाइप क्या है, कंसेप्ट क्या है, हम उसको कैसे इंटीग्रेटिव अप्रोच में मेन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। उसके बाद है डिजेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजेबिलिटी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। जो हमारे स्पेशल एजुकेटर के बारे में बात करें, स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करें, अभी कोई सेपरेट एजुकेशन हम दिव्यांगजन के लिए नहीं बनाएंगे। जो एजुकेशन है हमारी मेन स्ट्रीमिंग का, उसी एजुकेशन में उनको भी इंटीग्रेटेड करेंगे विथ मोर फैसिलिटीज, विथ मोर अपॉर्चुनिटी टू देम। जैसे कि हम जो स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, जो डिजेबल बच्चे नहीं हैं, जो फिजिकल एबल बच्चे, वो फिजिकल डिजेबल बच्चे को भी वहीं स्कूल में पढ़ाएंगे विद बेसिक फंडामेंटल जो कि उनको रिक्वायरमेंट है, उनको वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है, इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, नॉट एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड। वी शुड इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन वन फ्रेमवर्क। देन फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन विथ स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी। ये जो सारे चीज़ें वो डिजेबल को लेकर है। इसलिए एक बात कहूँ, जेंडर के बेसिस में हम जब पढ़ाई करते हैं, जेंडर और सेक्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सेक्स इज ए बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल। एक महिला एक पुरुष के अंदर जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, शारीरिक जो भी तारतम्य है,
पार्थक्य है उनको हम सेक्स कहते हैं, इसीलिए कोई फीमेल और कोई मेल होता है। और लेकिन जो सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है वो है जेंडर। जैसे कि स्टेरियोटाइप एक्टिविटीज हो, एक लड़की ज्यादा हंस नहीं सकती, बाहर रात को बाहर नहीं जा सकती, वो स्टेरियोटाइप थी। अभी तो बहुत सारे चेंजेस हो गया है, वो है सोशल कंस्ट्रक्ट। इसीलिए डिजाबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट यहाँ पर इसीलिए कहे गए है कि डिजेबल तो फिजिकल डिजेबल वो है, लेकिन हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसका दोस्त ऐसे होते हैं, वो उनको कंपेयर करने लगते हैं कि उनको कंपैरिजन नहीं चाहिए, उनको सिंपैथी नहीं चाहिए, उनको एम्पैथी चाहिए, क्योंकि आप उनको थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए, क्योंकि वो आपका ड्यूटी है। इसलिए नहीं कि आपका कोई चीज वो आपको हेल्प कर रहे है, वो दिव्यांगजन को वो नहीं कर पाए, नहीं वो कर पाएंगे, थोड़ा सा आपकी मदद चाहिए। इसीलिए डिजेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे है तीसरा है आपकी फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन विद स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी। डिजेबिलिटी चिल्ड्रन को लेकर जो भी इंक्लूजन हम कर सकते हैं, उसका जो भी रिलेटेड फिलोसफी हो, अप्रोचेस हो, वो यहाँ पर कवर हो जाएगी। उसके बाद जो है प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन कंसर्न इश्यूज अक्रॉस डिजेबिलिटी। हम तो इंक्लूजन कर देने के लिए प्लानिंग बना दी, लेकिन हम उससे प्रोसेस कैसे करें, कंसर्न्स क्या है, हमारी इश्यूज तो आएगी जरूर, वो इश्यूज क्या है, हमको ओवरकम इश्यूज कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम 4th यूनिट में कवर कर लेंगे। constitutional provision for disabled people, their education, inclusion of disability in the education system, वो सारी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेमवर्क है, बहुत सारे आर्टिकल से रिलेटेड टू देयर फंडामेंटल राइट्स, उनके राइट्स के बारे में, उनके ड्यूटीज के बारे में, टीचर्स के ड्यूटीज के बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल सिस्टम के बारे में, वो सारी चीज भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद है social readiness, infrastructural including technological, pedagogical, attitudinal for addressing the disability in inclusive education, जो कि है social readiness, स्कूल रेडीनेस। वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि कोई पोलियो चिल्ड्रन हो, वो जाएंगे कैसे स्कूल के अंदर, स्टेयर में वो नहीं जा सकते, इसलिए एक स्पेशल स्टेयर होते हैं उनके लिए, वो अपने व्हीकल में वो स्पेशल स्टेयर में जाएंगे। कोई ऑडियो विजुअल एड्स चाहिए उनको, जो कोई ब्लाइंड स्टूडेंट हो वो नहीं देख सकते, उनको जो सुनाने वाले ऑडियो एड्स है उनको प्रोवाइड की जाएगी। वो सारी चीज टेक्नोलॉजिकली हो, पेडागोजिकल, जो एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा उनमें, एक कोलिग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा उस प्रोग्राम में, एक स्टूडेंट एज ए फ्रेंड्स उनका पीयर ग्रुप उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एटीट्यूड, हम हमारे एटीट्यूड कैसे चेंज करें, हमारे बिहेवियर कैसे चेंज करें टुवार्ड्स ए डिजेबल स्टूडेंट, टुवार्ड्स ए दिव्यांगजन स्टूडेंट, वो सारी स्कूल रेडीनेस हमको वो स्कूल ही प्रिपेयर करेंगे। वो प्रिपेयरनेस है, प्री प्रिपेयरनेस एंड पोस्ट प्रिपेयरनेस। उसके बाद जो डाइवर्स नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी एंड रोल ऑफ टीचर, जो कि चिल्ड्रन का जो नीड है एंड टीचर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्स, वो सारी चीज यहाँ पर कवर हो जाएगी। उसके बाद जो यूनिट है 3rd यूनिट, वो है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, कितने टाइप, कॉन्सेप्ट क्या है, उनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन एज ए प्रोसेस क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, देन कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ये बहुत सारी चीज यहाँ पर कम्युनिकेशन में सारी चीज यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो है पार्ट आई भी के सब्जेक्ट नॉलेज, वो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम प्लीज़ हमको बताएं कि सब्जेक्ट नॉलेज में कौन सी बुक हम फॉलो करें। देखिए, जो कि ईएमआरएस की या केबीएस की या कोई सेंट्रल लेवल की पीजीटी टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो सीबीएसई का ही सिलेबस फॉलो करो। जो कि पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहले याद करो कि आपको पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो जिसका बेसिक रिक्वायरमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो कहता है पीजी आपका बेसिक क्वालिफिकेशन हो, उसके बाद आपको उसके बाद आपको कंपल्सरी बीएड या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम इंटीग्रेटेड 4 इयर्स हो या 2 इयर्स का बीएड कंप्लीट करना है। इसीलिए जो पीजी लेवल तक आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके जो प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको है, उसी के डिफिकल्टी के साथ आपको कंप्लीट करना है आपके सिलेबस। जैसे कि पीजीटी के लिए क्लास 12 तक सीबीएसई ऑन रिवाइज सिलेबस जो होता है,
सीबीएसई पैटर्न का जो सिलेबस होता है, सारी सब्जेक्ट जो भी कंसर्न सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, इसीलिए नहीं पीजीटी आप प्रिपेयर कर रहे हो सारी सब्जेक्ट ले लो, नहीं कोई बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपियर करना चाहते हैं, वो बायोलॉजी रिलेटेड सारे सीबीएसई के सब्जेक्ट जो है क्लास 12 तक वो कंप्लीट कीजिए। क्लास 12 का जो है 11-12 तक वो आपका सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद जो डिफिकल्ट लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन लेवल का जो ऑनर्स बायोलॉजी था या इलेक्टिव आपका बायोलॉजी था, जो भी हो वो सिलेबस आप थोड़ा बहुत कंप्लीट कीजिए, वो फंडामेंटल एंड बेसिक पार्ट्स कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास एक्स तक मैट्रिकुलेशन तक सीबीएसई का जो सिलेबस होता है, जो भी सब्जेक्ट आप सोशल स्टडीज लो तो आपको इकोनॉमिक्स देखना है, सोशल साइंस देखना है, सोशियोलॉजी देखना है, आपको पॉलिटिकल साइंस देखना है, ज्योग्राफी देखना है, तो फिर आपको हिस्ट्री भी देखना है, बहुत सारी चीज इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखना है। लेकिन जो लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए अपेयर करना है, तो उन लोगों का एक ही सब्जेक्ट में सिर्फ फोकस करना है। उसके बाद जो है डिफिकल्टी लेवल अप टू क्लास 12, आपको सीबीएसई लेवल का 12 तक जो सिलेबस है थोड़ा बहुत उनको भी फॉलो करना है, क्योंकि आपको सारी चीज मैट्रिकुलेशन के लेवल का कवर करना है सीबीएसई के पैटर्न। थोड़ा बहुत आपको 12 का फंडामेंटल थ्योरीज अप टू जो कि आपको पढ़ना चाहिए वो भी आप कवर कर सकते हो। ये आपको कंप्लीट हो गया, ये आपको क्लियर हो गया शायद, मैं आशा करती हूँ यू डू अंडरस्टैंड ऑल दिस रिलेटेड सिलेबस एडिंग टू योर सब्जेक्ट नॉलेज। देन हम बात करेंगे जो कि मार्क की, ये टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के जो पीजीटी के मार्क्स है वो 20 मार्क्स है, जो कि ईएमआरएस के आएंगे। उसके बाद जो टीजीटी के वो भी 20 मार्क्स है, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज जो पीजीटी के वो 80 मार्क्स के आएंगे, जो सब्जेक्ट नॉलेज टीजीटी का है वो 100 मार्क्स की। वो आप अभी मार्क्स के बारे में भी आप क्लियर हो गए। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि करिकुलम। हर सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट है वो करिकुलम, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, टाइप्स, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्रोचेस। हम आज क्या क्या कवर करेंगे इसमें, मैंने आपको पहले बताई, मैंने जो मॉडल क्वेश्चन है करिकुलम की, मैंने दूसरे वीडियो में है हमारे, ये मैरेस टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 1 2 3 4 है, आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके पहले से हम ये वीडियो को अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हो। ओ sorry, yes, the term curriculum is derived from the Latin word curi, which means run। जो करिकुलम जो होता है वो लैटिन, ये भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कौन से वर्ड में डिराइव हुआ है करिकुलम, या वो ये जो वर्ड दे देगी कौन से का कंट्री का वो है या कौन से स्टेट का वो है, वो लैटिन वर्ड है, ठीक है, which means to run, चलना है करिकुलम को। Then, thus, curriculum means a course to be run for reaching a certain goal or destination. Here, education is imagined as a race, which is aim as the goal and curriculum as the course leading to the goal. ये curriculum ये है कि कोई हमको अपनी गोल में जाना है, कोई हमारे पाथ है, वो एक गोल तक जो जर्नी होता है हमारी, वो एक रीचिंग पाथ होता है। देन ए करिकुलम इज अबाउट व्हाट शुड हैपन इन द टीचिंग प्रोग्राम। एक सारे टीचिंग टीचिंग इज ए होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टीचिंग इज ए कंप्लीट इंटीग्रेटेड होल प्रोसेस। इसे नहीं कि आप सिलेबस कंप्लीट करो वो टीचिंग खत्म हो गया, नहीं, करिकुलम इज ऑल अबाउट व्हाट शुड बी हैपन इन ए टीचिंग प्रोग्राम और टीचिंग प्रोसेस। आपकी एडमिशन का हो, कोर्स कंटेंट का हो, सिलेबस के डिजाइन का हो, क्या क्या सिलेबस के अंदर होना चाहिए, आपकी एक्टिविटीज का हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का हो, इवैल्यूएशन प्रोसेस का हो, पोस्ट असेसमेंट प्रोसेस का हो, वो सारी चीज करिकुलम के अंदर रहते हैं। इसीलिए टीचिंग के प्रोग्राम में, टीचिंग के प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए वो करिकुलम ही है। कंप्लीट। देन डेफिनेशन क्या है करिकुलम की? The term curriculum comes to signify a group of subjects or course of study arranged in particular sequence for instructional purpose in a school। जो कि करिकुलम होता है, ऐसा नहीं कि हम यूनिट 10 है कोई सब्जेक्ट का, वो हम यूनिट 10 पहले से कंप्लीट कर जाए, यूनिट 1 हमको प्री स्कूलिंग या हमको जो 6 मंथ की इवैल्यूएशन प्रोसेस, उसके बाद नहीं, हमको हमारी क्वार्टरली इवैल्यूएशन होता है, मंथली इवैल्यूएशन होता है, हमारी हाफ ईयरली इवैल्यूएशन होता है,
हमारी ईयरली इवैल्यूएशन होता है। जो इवैल्यूएशन की डिवीजन है वो हमारी यूनिट वाइज का डिवीजन भी है, इसीलिए ईयर प्लान होता है हमारे पास, यूनिटी प्लान होता है, लेसन प्लान होता है। क्या क्या चीज हम कितने पीरियड ड्यूरेशन में हम कवर करना है हमको एक टीचर को। इसीलिए आपको करिकुलम में जो है वो स्टडी कंस्ट्रेंट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। एक ही सीक्वेंस वो यूनिटी आप कवर करो, उसके बाद दूसरा यूनिटी क्या आएगा वो सीक्वेंस में होता है। कोई हम हिस्ट्री के बात करें, फ्रीडम स्ट्रगल पहले है या ब्रिटिश का जो एंट्री हमारे ये अंदर, जो ब्रिटिश का रूल है वो पहले है, इसीलिए हमको वो सीक्वेंस है। अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल को पहले रख दो, ब्रिटिश इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश रूल को आप बाद में रखो, तो वो बच्चे कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं समझ आएगी वो सारी चीज। इसीलिए वो इंटीग्रेटिव अप्रोच के लिए वो सीक्वेंस को आपको मेंटेन करना है, कौन सी बात कौन सी जाएगा, को किस यूनिटी के बाद और कौन सी यूनिटी रहेगा। इसीलिए वो प्रपोज इंस्ट्रक्शनल प्रपोज स्कूल को देने के लिए आपको जो सारे चीज सीक्वेंस, ये तो हम सिलेबस की बात बताए, इसी की तरह इवैल्यूएशन की बात करो और भी कोई एक्टिविटीज की बात करो, वो सारी चीज एक सीक्वेंस में होना चाहिए। इसीलिए करिकुलम केम टू सिग्निफाई ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट और कोर्स ऑफ स्टडी अरेंज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉर इंस्ट्रक्शनल प्रपोज इन ए स्कूल। Then the curriculum must include all the subject matter, teaching strategies, learners' experience, and assessment of students which a particular school related to any kind of school. जो भी हो, वो एक करिकुलम क्या होता है जो कि इंक्लूड करता है अपनी वो अपनी एक रिव्यू में सब्जेक्ट मैटर हो, टीचिंग स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ाएं, कौन सी चीज़ को कैसे हैंडल करें, एग्जामिनेशन को कैसे कंडक्ट करें, लर्नर एक्सपीरियंस को कैसे हम यूटिलाइज करें, असेसमेंट स्टूडेंट के कैसे करें। सिर्फ एग्जामिनेशन एक असेसमेंट नहीं है, बहुत सारे असेसमेंट टूल्स है, मैकेनिज्म है, उसको कैसे हम इंकलकेट करें हमारे स्कूल के जो प्रीव्यू में। इसीलिए वो सारी चीज़ करिकुलम ही की रिव्यू में ही आता है। प्लस द ब्रीफिंग ऑफ ए करिकुलम, जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, करिकुलम एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, एक संगठित होता है जो कि ऑफ ए सम टोटल ऑफ सिलेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस, हम जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस, शिक्षण या एक्सपीरियंस अभिज्ञता हम ले रहे हैं, उसका एक सम टोटल सिलेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस प्लान बाय स्कूल, एक स्कूल के एक स्कूल ने ही उनको प्लानिंग किया है। ये जो योजना है वो स्कूल का ही योजना है। और ए डिफाइंड ग्रुप, एक ही ग्रुप के लिए बहुत सारे क्लासेस होता है, स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 या स्टैंडर्ड 12 तक, वो स्टैंडर्ड के अनुसार वो डिफाइंड हो जाता है। ऑफ ए स्टूडेंट टू अटेन द एम ऑफ ए पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रोग्राम, जैसे कि हम कहें कोई स्टूडेंट वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई स्टूडेंट जनरल हमारा जो कोर्स होता है मेट्रिकुलेशन की या +2 की वो कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट नर्सिंग कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो भी बैकग्राउंड की जो भी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट मैटर होता है, इसी के हिसाब से ही आपका जो प्रोग्राम करिकुलम सिस्टमेटिक एंड अरेंजमेंट होता है, उसका प्लानिंग उसी के हिसाब से ही होता है। जो जो कोई स्टूडेंट मेडिकल लिए प्रिपेयर करे, उनका जो सिलेबस होता है, उनका जो करिकुलम प्लानिंग होता है, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का बिल्कुल ही नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। यस, सम बेसिक्स फंडामेंटल्स आर देयर, वी फॉलोड थ्रू आउट ऑल द सब्जेक्ट, जैसे कि स्टडीज प्लान हो, कोई कोर्स कंटेंट वो तो डिवाइड होता है, इवैल्यूएशन का प्रोसेस हो, कुछ भी हो, वो फंडामेंटल्स कुछ होता है, वो हम सारे स्टडीज में फॉलो करते हैं। लेकिन differential is there, everything differential is there. Then the thing is that definition of curriculum, more two definitions are here I want to add for your better understanding. You can also if there is any related comprehensive type of exam you want to give, like in your B.Ed process, you can also take this example, take this definition for your reference. Rogers and Taylor, उन दोनों ने क्या कहा है, करिकुलम डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स ऑल द वेज इन व्हिच ट्रेनिंग और टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड गाइड्स लर्निंग। करिकुलम डेवलपमेंट क्या डिस्क्राइब करता है कि द वेज इन व्हिच ट्रेनिंग और टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड गाइड, लर्निंग को गाइड करने के लिए जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग दोनों ही प्लान हम करें, उनको हम करिकुलम के डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद जो है, this learning can take place in groups or with
individual learners, it can take place inside or outside a classroom. It can take place in an institutional setting like a school, college, university, training center, or in a village or a field or in a urban center also. It is central to the teaching and learning process. इसीलिए curriculum is most basic point or a fundamental tools for teaching and learning process. Then Dela Cruz वो क्या कहे, curriculum development is involves general aims which the schools are to pursue and about who is the more specific objective of instruction are attained. ये दोनों डेफिनेशन आपको याद करना नहीं है, ये चीज आपको इसीलिए दी गई है क्योंकि आप थोड़ा बहुत सिस्टमेटिकली इसको याद कर सकते हो, या कोई भी आप जो बीएड के लिए प्रिपेयर करे वो बच्चे वो कैंडिडेट उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ करिकुलम जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम समझ गए अंडरस्टैंडिंग ऑफ करिकुलम, द बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। देन कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या क्या होता है करिकुलम में? द स्टेटमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम, जो स्टेटमेंट होता है जो फिलोसफी हम यूज करें एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए। द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट है फिलोसफी, देन सेकेंड है ऑब्जेक्टिव, देन टोटल ड्यूरेशन कितना है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लर्निंग एक्सपीरियंस है, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स है जैसे कि ऑडियो विजुअल मेथड, आईसीटी एक्सेट्रा। देन प्रोग्राम्स ऑफ इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन प्रोग्राम और दूसरा भी जो इवैल्यूएटेड प्रोग्राम होता है, वो सारे चीज ये ही हमारे कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ करिकुलम, कितने टाइप के करिकुलम होता है? सब 4 टाइप का है, वो हम एक ही क्वेश्चन दिए थे करिकुलम जो ईएमआरएस के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी करिकुलम में। सब्जेक्ट 4 टाइप का है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम वन है, कंपिटेंस बेस्ड करिकुलम जो कि टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम, उसके बाद है हमारा कोर करिकुलम। वो आप 4 ही याद करना है, कभी कभी ये क्वेश्चन में आ सकता है कितने टाइप के करिकुलम होता है हमारे पास। देन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, हमारे करिकुलम के प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे बनाए करिकुलम को, वो डिजाइन क्या करे, उसका सारे बहुत जो कि रूल्स होता है करिकुलम के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, करिकुलम ऐसा हो जो कि यूटिलाइज कर सकते हो, हम यूज कर सकते हैं, यूजेबिलिटी हो या कोई इफेक्टिव हो, इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी। ट्रेनिंग इन द प्रॉपर पैटर्न ऑफ कंडक्ट, हम ट्रेनिंग जो करें उसका एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए। सिंथेसिस ऑफ प्ले एंड वर्क, करिकुलम में जो हमारे स्टडी अप्रोच है लर्निंग टीचिंग के अंदर हम प्ले एंड वर्क को भी ऐड करें। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, लाइफ का जो एक्टिविटीज है हमारे जनरल डे आउट एक्टिविटी जो होता है, हाउ टू डील विथ लाइफ स्किल्स, वो सारे सिंथेसिस होना चाहिए, वो सारे एडिंग होना चाहिए। उसके बाद जो चीजें कंस्टेंट डेवलपमेंट, जो कि हमको इमीडिएट डेवलपमेंट चाहिए कोई चीज के लिए। कोई बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट में, उसको हम टैकल कैसे करें, कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई इशू अरेज हुआ है, उसको हम कैसे सट आउट करें। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हो, लर्नर्स डेवलपमेंट को हो, स्टूडेंट सेंटर डेवलपमेंट को, कोई भी डेवलपमेंट हो, कंस्टेंट हमको चाहिए, वो इमीडिएट चाहिए। उसके बाद क्रिएटिव ट्रेनिंग, हमका जो स्कूल का टीचर्स का जो ट्रेनिंग हो, स्टाफ का ट्रेनिंग हो, वो चीज हमको याद करना है, वो चीज हमको ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट सेंटर्ड ट्रेनिंग भी होता है जैसे कि उनका रिफ्रेशर कोर्स होता है, वो चीज को भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद है डाइवर्सिटी, जैसे कि हम डाइवर्सिटी इंक्लूजन प्रोग्राम का है, जेंडर बेसिस डाइवर्सिटी, डिसेबल बेसिस डाइवर्सिटी, रीजनल बेसिस डाइवर्सिटी, लैंग्वेज बेसिस डाइवर्सिटी जो कि हमारे भाषा की डाइवर्सिटी होता है, हमारे जो दिव्यांगजन होता है उनके जो डाइवर्सिटी होता है, वो सारी चीज को याद करके हमको करिकुलम का प्रिंसिपल बनाना है, करिकुलम का डिजाइन फॉर्मेट करना है। उसके बाद है एजुकेशन फॉर लेजर, लेजर टाइम में हम कैसे सीखें, लर्निंग थ्रू प्लेइंग, बाय लर्निंग बाय वर्किंग और बाय लर्निंग बाय डूइंग, ऐसे जो कंसेप्ट होता है ये सब हम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो हमारी डेमोक्रेसी है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिटिन है, इसीलिए उन उन सब जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज रिलेटेड टू फॉर ए गुड एनवायरमेंट, फॉर ए गुड डिपार्टमेंट एंड फॉर ए वेरी गुड मेकिंग ऑफ सिटीजन। सो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक इवैल्यूएशन होता है, सॉरी डाइवर्सिटी, देन एजुकेशन फॉर लीजर, लीजर का जो हमने बात की, देन इवोल्यूशन
ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू है हम उसको कैसे इनकलकेट करें हमारे सब्जेक्ट मैटर में, हमारे कंटेंट में, हमारे सिलेबस में। उसके बाद जो है रिलेटेड टू कम्युनिटी, वो हम कोई भी कम्युनिटी के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि कोई स्टेट के बेसिस कम्युनिटी हम बोल रहे हैं, कोई रूरल कम्युनिटी हो, कोई अर्बन कम्युनिटी हो, या कोई स्टेट में कोई रीजनल हो, तो उसी के हिसाब से हमारे करिकुलम प्लानिंग होने चाहिए। जैसे कि कोई हॉलीडे हो, कोई लोकल हॉलीडे होता है, वो सारी कम्युनिटी के अनुसार होता है, कोई कम्युनिटी का वो एक बेसिक कल्चरल इवेंट होता है, तो हमको वो सारी चीज इम्पोर्टेंस भी देना है। उसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन हम कैसे करें, वो रहे प्रिंसिपल जो कि हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, ये हमारे करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रिंसिपल होता है वो है द पर्पज ऑफ एजुकेशनल एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम शुड बी फुलफिल। हम जो एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए जो बना रहे हैं वो करिकुलम, वो एजुकेशनल प्रोग्राम को ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहिए, मीट करना चाहिए, वरना कोई भी मीनिंग नहीं है वो करिकुलम की। दूसरी बात है educational objectives should be stated in clear, unambiguous and behavioral terms which should be achievable and measurable। जो educational objective हो वो डिफाइंड हो, वो क्लियर हो, कोई ऐसा कि कंफ्यूजिंग ना हो वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में। जो बिहेवियरल टर्म्स के कहो, कोई शुड बी अचीवेबल एंड मेजरेबल। हम ऐसे ही करिकुलम बनाए, हम करिकुलम कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क ऐसे ही हो जो कि अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा हार्ड से करिकुलम बना दो, वो बहुत दिखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा हो, दिखाने के लिए अच्छा हो, लेकिन वो हम अचीव नहीं कर सकते, वो हम मीट नहीं कर सकते, तो उसका इज मीनिंगलेस करिकुलम। सो करिकुलम ऐसा हो जो हम मेजर कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। थर्ड में क्या है, students and teachers of the particular educational students and teachers of a particular educational program should have a clear perception of the expected result। वो जो हमको रिजल्ट आना है, जो रिजल्ट के लिए हम वेट कर रहे हैं, वो एग्जामिनेशन का रिजल्ट देंगे, वो हमारे एजुकेशन का रिजल्ट है, वो हमारे कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है, वो हमारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन का रिजल्ट है, वो हमारे लर्निंग ऑफ लाइफ स्किल का रिजल्ट है। जो सारे रिजल्ट है वो हम एक्सपेक्टेड जो वो क्लियर होना चाहिए, वो परसेप्शन हमको क्या कवर करना है, क्या अचीव करना है, कितने दूर हमको जाना है वो करिकुलम में, वो सारी चीज यहाँ पर क्रिस्पी एंड क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है फोर्थ प्रिंसिपल, लर्निंग एक्टिविटीज टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस रिलेटेड टू थियोरिटिकल कंपोनेंट एप्लीकेबिलिटी। जो है लर्निंग एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जैसे कि खेल खेल कर हम कुछ सीख रहे हैं, या प्रैक्टिकल कर कर हमको कोई थियोरिटिकल नॉलेज आ रहा है, वो सारे चीज हमारे जो कंसेप्ट होता है, हमारे जो सिलेबस को कंपोनेंट होता है, वो सारी चीज हमको याद रखना है कि ये वो मीन्स एंड तक जाता है या नहीं, बीच में गैप हो जाता है, वो एप्लीकेबल होना चाहिए। कोई भी हम लर्निंग करें उसके जो एप्लीकेबिलिटी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो होता है फिफ्थ प्रिंसिपल इज दैट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज शुड रिलेट टू क्लासरूम एक्टिविटीज। हमारे जो क्लासरूम एक्टिविटीज होता है वो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के अंदर ही होना चाहिए, वो रिलेटेड होना चाहिए। क्लिनिकल फील्ड्स एंड कम्युनिटी, कोई भी हमारे कम्युनिटी बेस्ड हो या कोई हमारे एजुकेशन बेस्ड हो, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हो, इसीलिए टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ और रिलेटेड टू आवर लाइफ स्किल्स ऑल्सो। देन स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, हम करिकुलम को डेवलप कैसे करें, उसका बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ऐसे नहीं करिकुलम एक दिन में हो जाता है, नहीं, उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगते हैं, प्लानिंग लगते हैं, क्रिटिकल एंड इवैल्यूएटिव थिंकिंग लगते हैं, उसके लिए वो एक कमिटी ही बनाते हैं। इसीलिए स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जब भी हम एक करिकुलम को डिजाइन करने जा रहे हैं उसके लिए कौन कौन से प्रणाली, कौन कौन सी सोपान हमको फॉलो करना है। फर्स्ट है डायग्नोसिस नीड, हमको डायग्नोस करना है। जैसे कि हम कोई हमारे अंदर कोई डिजीज हो, लगता है कोई हमको बुखार हो, कफ हो या कोल्ड हो, फीवर, तो हम पहले डायग्नोसिस करने के लिए जाते हैं, उसके बाद हमको मेडिसिन या डायग्नोसिस के बाद ही उसको इवेलुएट कर कर हमको मेडिसिन या हमको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसीलिए डायग्नोसिस पहले ही जरूरत है, इसीलिए कि क्या क्या चीज हम फॉलो करें, क्या क्या चीज हम अवॉइड करें, क्या चीज हम ऐड करें और क्या चीज हम सब्सट्रैक्ट करें, वो है पहला डायग्नोसिस नीड्स। देन फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमको इस सिलेबस में, इस करिकुलम में डालना है, वो स्टेप्स 2 में 4 ही ऑप्शन, सब ऑप्शन है, जो वो है कंसेप्ट और आइडियाज टू बी लर्न्ड, एटीट्यूड एंड सेंसिटिविटीज एंड फीलिंग्स टू बी डेवलप्ड,
ways of thinking to be reinforced, strengthened or initiated, habits and skill to be mastered. ये जो 4 चीज हमारे फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए. उसके बाद जो है सिलेक्टिंग द कंटेंट, सिलेक्टिंग द टॉपिक फर्स्ट, सिलेक्टिंग द बेसिक आइडियाज, देन सिलेक्टिंग स्पेसिफिक कंटेंट. हमको टॉपिक चूज करना है, क्या आइडियाज उनसे हम डालना है, उसके बाद जो स्पेसिफिक कंटेंट होता है उसके बारे में हम देखना है. वो सारी चीज, ये जो डिजाइनिंग होता है, वो सारी चीज हमारे करिकुलम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. 4 नंबर स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट. जो जैसे कि हमने बोला है कौन सी यूनिट के बाद और कौन सी यूनिट हमको डालना है, वो सीक्वेंस होता है. इसीलिए सीक्वेंशियल ऑर्डर, कंक्रीट टू abstract, सिंपल टू कम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, इमीडिएट टू रिमोट. देन इसीलिए वो ये सारी चीज भी हमारे ऑर्गेनाइज कंटेंट में होना चाहिए. देन इजी टू डिफिकल्ट, पहले हमको डिफिकल्ट टॉपिक नहीं डालना है. इसीलिए जो भी हम अपग्रेड होता है हमारे स्कूल, जैसे कि हम अभी 10th में होता है और 1 ईयर या 2 ईयर के बाद हम 12 में जाते हैं, वो सब्जेक्ट पहले से 12 सिलेबस में हमारे मैट्रिकुलेशन के सिलेबस के थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स होता है, उसके बाद हमारे कम्प्लेक्सिटी को जाता है. इसीलिए दो सब्जेक्ट कंटेंट होता है, वो जो सिलेबस होता है वो ड्राइंग फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट होता है, नहीं डिफिकल्ट टू इजी नहीं होता है. इसीलिए यहाँ पर इजी टू डिफिकल्ट. 5.6 क्या होता है, सिलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. हम लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे सिलेक्ट करें. दूसरी बात वो है हमारे और एक यूनिट है करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन. करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है. ये तो पर्टिकुलर पॉइंट जो है करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी हेडिंग जो हम यहाँ पर दी है, वो सारी चीज EMRS के सिलेबस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है, वो आप देख सकती हो, वो आप क्रॉस चेक भी कर सकती हो. बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना. ओके. देन सब्जेक्ट सेंटर पैटर्न ऑफ करिकुलम, जो कि करिकुलम का ऑर्गेनाइजेशन पहला होता है. सब्जेक्ट सेंटर पैटर्न होता है, जो कि उसके अंदर क्या क्या है. द स्कूल हैज ए मेजर रोल इन पासिंग ऑन कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू द मीडियम ऑफ वेरियस सब्जेक्ट. जो कि कल्चरल हेरिटेज होता है हमारे वन जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक, वो हम सब्जेक्ट में डाल सकते हैं. जैसे कि हमारे प्रीवियस हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, सब हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, कोई सिविलाइजेशन के मॉडर्न सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, अभी तो हमारे पोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन है. वो सारे एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए वो स्कूल का ही एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका है. इसीलिए हम सब्जेक्ट में वो सारे चीज अंदर में रखते हैं वो सिलेबस के दौरान. और एक बात क्या है, वेरियस डिसिप्लिन और सब्जेक्ट would allow for the accommodation of expansion of knowledge. वेरियस डिसिप्लिन को हम आड़ सकते हैं, जैसे कि कोई एक ही चीज को लिए हम फोकस नहीं है. हमारे एम एक है, हमारे विजन एक है, लेकिन हमारे जो मीन्स है वो बहुत है. जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, सिविक्स होता है, और हमारी ज्योग्राफी होता है, और इंग्लिश लिटरेचर, कोई भी लैंग्वेज हो, स्टेट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज होता है, वो सारे हमारे अकोमोडेट करके हमारे नॉलेज को वो एक्सपांड करे. उसके बाद जो है ईच सब्जेक्ट विथ एन इंटरनल ऑर्डर इन इटसेल्फ कैन बी प्रेजेंटेड इन ए सीक्वेंस. वो सारे सब्जेक्ट एक एक सीक्वेंस में भी होना है. ओके. वो ऑर्गेनाइजेशनल होना है. द वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड कैन बी ग्रुप्ड इनटू वेरियस सब्जेक्ट. वो वेरियस सब्जेक्ट में इनकलकेट किया जाएगा, वो वेरियस सब्जेक्ट में डिवाइडेड किया जाएगा. उसके बाद जो है सब्जेक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन सुइटेबल यूनिट्स और ब्रांचेस हिस्टोरिकली द करिकुलम. ओके. देन स्टूडेंट सेंटर पैटर्न ऑफ करिकुलम, जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक होता है. दिस एम्फासिस द स्टूडेंट्स एज द सेंटर फोकस इन द प्रोग्राम. जो कि स्टूडेंट ही सेंटर रहता है, चिल्ड्रन ही सेंटर्ड होता है, फोकस्ड होता है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. A curriculum centering on the learner can also be outcome based, integrated और standard based curriculum होता है. उसके बाद है the focus is more on the development of skill development के लिए हम ज्यादा फोकस करें. Understanding than coverage the required content. हम कवरेज को कवर करने से पहले हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है अंडरस्टैंडिंग. वो समझ सकते हैं वो कंपोनेंट को, वो थ्योरी को, नहीं कि हमको सिलेबस इतने ड्यूरेशन में ही कंप्लीट करना है, वो जैसे तैसे कंप्लीट कर दीजिए. नहीं, वो आप याद रखना है, सिलेबस जित कंप्लीट करना है वो तो हमारे एक टूल होता है, मैकेनिज्म होता है, वो हमारी एक फ्रेमवर्क होता है. लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो जो कंसेप्ट होता है, वो जो तत्व होता है, उसको वो समझे. लेकिन जो समझ के बगैर, अंडरस्टैंडिंग के बगैर अगर हम वो कवर कर दे,
वो कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है. Then here skills and knowledge are developed in more than one area of study, defining the meaningful connection between different aspects. जैसे कि एक दो aspects को हम मिलाकर एक skills and knowledge का develop करें, वो area of studies हम define करें, उसको हम integrated approach कहते हैं. एक साथ हम मिलजुल कर वो सारी चीज को हम cover up करें. उसके बाद है चिल्ड्रन सेटिंग या लर्नर सेटिंग के बाद हमारी एक्टिविटी एक्सपीरियंस सेंटर पैटर्न ऑफ करिकुलम, जो कि हमारे एक्टिविटी सेंटर होता है. उसमें क्या है, दिस डिजाइन फोकसेस ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड द इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, जो कि स्टूडेंट इंटरेस्ट के साथ ही हमको चलना है. इंटीग्रेशन ऑफ द कंटेंट फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट ले, कोई भी कंटेंट ले, उसके हिसाब से स्टूडेंट का इंटरेस्ट उसमें क्या है, वो दोनों चीज को हम इंटीग्रेटेड करें. ठीक है, वो सारी चीज हमने जो करिकुलम के स्टेप्स बताए, ऑर्गेनाइजेशन बताए, उसके टाइप्स है, अभी वो सारी चीज आपको याद रखना है. उसी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा. अगर आप ये सारी चीज याद रख लो, मेमोराइज कर लो, it is very easier to you to answer any question coming out of the curriculum part. Okay, so please listen very carefully till the end, and you can definitely, I assure to you, because it demand a lot effort from my side to organize all these things to make this video. I hope it will definitely beneficial for your preparation, adding some weightage to your preparation also. So guys, then start. The emphasis on the learning as an active dynamic process. Learning ऐसा नहीं है कि कोई boring process नहीं है, वो active हो, enjoyable हो, participatory हो and dynamic हो. Then problem solving skill and methods and to set their own tasks, जो कि हमारे डिजाइन हो एक्टिविटी ओरिएंटेड, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कोई प्रॉब्लम को, कोई इशू को हम सॉल्व करें. उसके बाद जो है सब्जेक्ट मैटर इज ड्रॉन अपॉन एज नीडेड फॉर ए पर्टिकुलर टास्क. कोई भी हम पर्टिकुलर टास्क करें, वो कोई एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ही निर्भर करते हैं. वो है कंप्लीट हो गया ये. उससे बाद 4 नंबर का है द ब्रॉड फील्ड्स करिकुलम डिजाइन. ओके, ब्रॉडर फील्ड में हम करिकुलम डिजाइन करें. द ब्रॉड फील्ड्स डिजाइन कंबाइंस 2 और मोर रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कि हमारे राइटिंग, स्पेलिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, कंपोजिशन, ऐसे के बारे में हम बात करें. जैसे कि और एक है लैंग्वेज आर्ट्स कंबाइंस द सेपरेट और रिलेटेड सब्जेक्ट्स ऑफ रीडिंग. जो लैंग्वेज आर्ट्स होता है वो सेपरेट ही होता है. कोई रीजनल लैंग्वेज के बात करो, लेकिन उसका टूल्स क्या होता है, रीडिंग करना है, स्पेलिंग किससे करना है, राइटिंग सही तरीके से लिखना है हमको, स्पीकिंग कैसे बोलना है, फोनेटिक्स क्या है उसमें, लिसनिंग सुनना है हमको वेरी केयरफुली, और कंपोजिशन हमको इसका कंपोजिशन कैसे करना है. तो इसीलिए 2 और मोर रिलेटेड सब्जेक्ट हमको कंबाइन करना है यहाँ पर इंटू ए सिंगल ब्रॉड फील्ड. एक सिंगल ब्रॉड फील्ड क्या है, वो है लैंग्वेज, और कंबाइंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, वो है ये जो सारे रीडिंग, स्पीकिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड कंपोजिशन. समझ आई ये चीज? ओके. इट इज एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द फ्रैगमेंटेशन एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन. जो भी सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन होता है वो हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि वो ओवरकम कीजिए. जो फ्रैगमेंटेशन होता है सारे चीज का, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सब्जेक्ट सेंटर की, ये हमारे यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी. ये एक अटेम्प्ट है जो ब्रॉड फील्ड करिकुलम का, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके बाद जो है तो डिजाइन स्ट्रेस कंटेंट कवरेज, जो कि हमारे यहाँ पर जो डिजाइन है वो कंटेंट कवरेज के लिए फोकस है, एंड एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. दोनों ही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कंटेंट कवरेज और एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. जो हमारे एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम थे वो हमारे लर्निंग बाय डूइंग, जो हम कर करके हम सीखे या कोई काम करें उसके अंदर ही हमारे सब्जेक्ट कंटेंट हो, प्रैक्टिकल नॉलेज रिलेटेड टू थियोरिटिकल नॉलेज. बट यहाँ पर है कंटेंट कवरेज इंपॉर्टेंट है. उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ये दोनों चीज यहाँ पर स्ट्रेस रखता है. उसके बाद क्या है, द स्कूल लाइब्रेरी will be used more extensively than in a subject-centered design and can help reinforce the interrelationship among the subject areas within a broad field of study, जो कि स्कूल लाइब्रेरी का हम यूज कर सकते हैं. देन कोरिलेटेड पैटर्न ऑफ करिकुलम. जो कोरिलेटेड है, कोरिलेशनल डिजाइन इज सिमिलर टू ब्रॉड फील्ड फोकस्ड ऑन इंटीग्रेशन. जैसे कि दोनों सब्जेक्ट को हम कंबाइन कर ले. हम यहाँ पर बात करें बायोकेमिस्ट्री की, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट को यहाँ पर हमारे
कंबाइन। सोशल स्टडीज की बात करें 3-4 सोशल सब्जेक्ट को हम कंबाइन कर कर पढ़ रहे हैं, वो है रिलेटेड पैटर्न ऑफ करिकुलम। देन जनरली कोरिलेशन डिजाइन इज फाउंड इन द यूनिवर्सिटी लेवल, जो कि हमारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल के लेवल से, प्राइमरी स्कूल के लेवल में नहीं होता है, जो यूनिवर्सिटी लेवल में हो, इंटरमीडिएट लेवल में हो, ग्रेजुएशन लेवल में, उसी का लेवल में ये चीज होता है। देन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ करिकुलम, वो इंटीग्रेटेड क्या है, करिकुलम इज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द कनेक्शन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडी, जो कि डिफरेंट एरिया के स्टडी में कनेक्शन हो, कटिंग अक्रॉस सब्जेक्ट मैटर के लाइंस को वो कट करके वो इंटीग्रेटेड। ये जो हिस्ट्री है सिर्फ आपको पास्ट की चीज पढ़ाना है उसके बाद कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो आपको कॉम्बिनेशन हो गया है सोशल स्टडी, आप हिस्ट्री भी पढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद है integration focuses on making connection for students, allowing them to engage in relevant meaningful activities that can be connected to real life। जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जो भी एंगेजमेंट हो रहा है, वो रिलेवेंट होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो आपकी इंटीग्रेशन होता है वो आपकी एक्टिविटी ओरिएंटेड तो होता ही है, लेकिन वो सब्जेक्ट कंटेंट को रियल लाइफ की एप्लीकेबिलिटी की वो इम्पोर्टेंस रखे। उसके बाद वो है integrated curriculum is viable way to enable meaningful learning to become a real, जैसे कि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होता है। उसके बाद क्या है 7 नंबर में कोर पैटर्न ऑफ करिकुलम जो होता है, जो कि हमारे एक स्टेप भी होता है कोर करिकुलम। दिस सॉरी एक टाइप भी होता है करिकुलम की, कोर करिकुलम। दिस डिजाइन फोकस ऑन द सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट आर फेल्ड टू बी एसेंशियल फॉर ऑल सब्जेक्ट के लिए वो इंपॉर्टेंस रखे, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है। Then propose is to create a universal sense of inquiry, जो कि एक यूनिवर्सल सेंस ऑफ इंक्वायरी हमको चाहिए, वो सारी जगह एक ही हो, वो कोई डिफरेंट रीजनल बेस नहीं हो, वो एक ही हो, वो वन फॉर्मेट। ओके, डिस्कोर्स अंडरस्टैंडिंग एमंग लर्नर्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड एस्पिरेशन, वो सारी चीज हम यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर दूसरे। purpose to create a universal sense of inquiry in this inquiry discourse understanding, वो एक ही तरीका हो, लेकिन डिसिप्लिन डिफरेंट हो सकती है, बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकती है, वो तरीका ही एक हो। दूसरी बात क्या है, फॉर एग्जाम्पल फॉर पॉसिबल थीम्स इंक्लूड civic responsibility and understanding of economic system and how people relate to one another within these systems, family relationship, informed consumerism, development of aesthetic appreciation, proficiency in spoken and written language। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एग्जाम्पल ले, कोई पॉसिबल थेमाटिक इंक्लूड करें, हम कोई थीम्स हम इंक्लूड करें, जैसे कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे क्या होता है, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को हम समझे, इंडिया में इकोनॉमिक का प्रोसेस क्या होता है, करेंसी क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, जो बैंक के रिलेटेड है वो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो सारी चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। और कोई फैमिली सिस्टम को हो, कहो कोई मैरिज सिस्टम को हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हो, वो सारी चीज हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे प्लानिंग ऑफ करिकुलम, हम करिकुलम को प्लानिंग कैसे करें, वो फर्स्ट चीज है करिकुलम डिजाइनिंग। करिकुलम के डिजाइन के अंदर ही ये सारे चीज आता है। चैलेंज एंड एंजॉयमेंट, जिसको हम याद में रखना है। ब्रेथ, उसका इन डेप्थ कैसे होना चाहिए, उसका सारे चीज, उसके क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोग्रेशन, एक करिकुलम है, उसके बाद दूसरे करिकुलम में या दूसरे डेवलपमेंट होना चाहिए, वो प्रोग्रेशन वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। डेप्थ, उसका करिकुलम का कितना डेप्थ हो, वो हमको क्रिटिकल थिंकिंग के तरह, वो हमारे क्रिएटिव थिंकिंग के तरह वो डेप्थ को हम कवर करें। पर्सनलाइजेशन एंड चॉइस, जो कि करिकुलम हम बना रहे हैं, जो प्लानिंग, वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, कम्युनिटी सेंट्रिक हो, वो दोनों चीज को हमारे याद रखना है। कोहेरेंस, जो कि सारी चीज हम एक ही इंटीग्रेटिव कर ले, वो कोई प्रोग्राम बना रहे, कोई करिकुलम, वो स्कूल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेस दो, स्टूडेंट सेंट्रिक को भी इम्पोर्टेंस दो, कम्युनिटी के प्रॉब्लम, कम्युनिटी के जो इश्यू हो, चैलेंजेस है, उसको भी रिफ्लेक्ट करो, जो कम्युनिटी के रीजनल हिस्ट्री हो, वो जो एक कोहेरेंट अप्रोच होता है, वो हमको वहां पर भी याद रखना है। रिलेवेंस, वो करिकुलम हम जब डिजाइन करें उसका रिलेवेंस क्या होता है, उसका एप्लीकेबिलिटी क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो चीज को भी हमारे याद में रखना है। उसके बाद जो है अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, दोनों, ये वो लास्ट यूनिट है जो करिकुलम की यूनिटी का। अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का दो चीजें, वो है वन है टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच, दूसरे है नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच। ये दोनों चीज हम और एक वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कट कर दिए।
प्लीज आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत ये इंफॉर्मेशनल हो, ये आपके इंसाइटफुल हो, ये वीडियो आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के प्रिपरेशन हो वो स्ट्रेंथन और एनहांस करे। और please do subscribe my channel. A very sincere request, please do like, share the videos for your encouragement. Thank you guys. We'll come with the next, the approaches of curriculum development and its related model question. Thank you so much. Please stay tuned with the new hope.